नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में रुक रुक कर हल्के से भूकंप के झटके आते रहते हैं। जैसे कि एक बड़ा भूकंप होता है, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आफ्टर शॉक्स महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहे हैं। लंबे समय के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने अपना मुंह खोला और ये कहा कि शरद पवार और उनके बीच में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के हिसाब से ही बीजेपी और एनसीपी की सत्ता का स्थापन हुआ था और फिर शरद पवार अपनी बात से पलट गए। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात कह दी, लेकिन इस बात के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। मजबूरी किसकी थी? शरद पवार ने ऐसा क्यों किया? अगर यह सरकार का स्थापन नहीं होता तो क्या होता? आखिर ये फजीहत करवाकर देवेंद्र फडणवीस को क्या मिला? अजीत पवार का कितना नुकसान हुआ? और इस बयान की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक शानदार पैनल आज 4 पीएम महाराष्ट्र पर मौजूद है। संजय शर्मा जी, जो कि संपादक है 4 पीएम के, आपका स्वागत है। सुधीर सूर्यवंशी ऑथर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चेकमेट नाम की किताब लिखी है इस पूरे प्रकरण पर। जितेंद्र दीक्षित जी, जाना माना नाम, मीडिया का और टेलीविजन का एक बहुत ही पहचाना हुआ चेहरा, आप एबीपी न्यूज पर कई बार उन्हें देखते होंगे और इस कार्यक्रम में वो बतौर ऑथर हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर एक किताब लिखी है 36 डेज, बिल्कुल सही, 35 डेज। और ये किताब अमेजॉन पर बेस्ट सेलिंग बुक के नाम पे इस समय लिस्टेड है। सुधीर की भी किताब जो है उसे अवार्ड मिल चुके हैं और वो भी बेस्ट सेलर है। तो हमारे साथ एक शानदार पैनल इस समय मौजूद है जो इस पूरे विषय पर अपनी अथॉरिटी रखता है, जिन्होंने गहन अभ्यास किया है। हम शुरुआत करेंगे सुधीर सूर्यवंशी इनसे। सुधीर जी, आपकी किताब में आपने ये बात लिखी हुई है कि शरद पवार के आशीर्वाद से ही ये सरकार बनी थी। आखिर क्या माजरा है? शरद पवार अगर सरकार बनाना चाहते थे तो फिर वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, वापिस क्यों चले गए? और देवेंद्र फडणवीस का दर्द अब 1 साल के बाद क्यों छलका है? देखो, इससे दो तीन चीजें जो इंटरव्यू दिया देवेंद्र फडणवीस ने, दो चीजें। एक है कि शरद पवार और एनसीपी के साथ हमारा कुछ चल रहा था और शरद पवार ने लास्ट मोमेंट पे डिच किया और डबल गेम कर रहे थे। और दूसरा भी एक इंटरव्यू भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे इज माय बॉस, ही हैज गिवन इंटरव्यू विद इंडियन एक्सप्रेस। वहां पे खुलकर बोल रहे, बहुत अच्छी बात एकनाथ शिंदे जी के लिए कि देवेंद्र फडणवीस उनको बॉस बोल रहे। बहुत ही गुड न्यूज फॉर द एकनाथ शिंदे कि जो आदमी उन्होंने जूनियर था वो आदमी उनका भी बॉस है। तो जिस चीज का आपने जिक्र किया बीजेपी का, बीजेपी और एनसीपी का, सही बात है। मैंने चेकमेट जब किताब लिखना शुरू किया तो किताब में जो चीजें हुई थी उसके बियॉन्ड जाने के लिए कुछ लोगों का जब इंटरव्यू लेना शुरू किया, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, तो उस दरमियान दो तीन चीजें उभर के आई। पहली चीज है, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का साथ आना ये 2019 से पहली दफा नहीं हुआ था। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। 2014 में ये प्रयास हुआ था। आपको याद होगा कि एनसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 2019 के 14 के रिजल्ट के बाद में बीजेपी को ऐसा डिक्लेयर सपोर्ट दिया था विदाउट एनी कंडीशंस। उसको अनसॉलिसिटेड एडवाइस जैसे बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड सपोर्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। उसकी वजह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में एक अनबन शुरू हो गई थी उस दरमियान में। बाद में जब मैंने एनसीपी के लोगों को पूछा फिर ये क्या स्ट्रैटेजी थी, बोले कुछ देर बाद वो एनसीपी भारतीय जनता पार्टी की में सत्ते में बैठने वाली थी। लेकिन एनसीपी का एक बड़ा गुट था, वो चाहता था कि सेक्युलर जो विचारधारे वाली जो पार्टी है शरद पवार की, प्रोग्रेसिव विचारधारे वाली, वो पार्टी बीजेपी के साथ जाना अच्छा नहीं, तो फिर बाद में वो प्लान ड्रॉप किया गया।
दूसरी दफा 2016 में वो प्रयास किया गया था, आपको याद होगा, संजय राउत ने सामना में एक आर्टिकल लिखा था, सुप्रिया सुले को कैबिनेट की ऑफर मिली, फिर लेकिन शरद पवार ने डिक्लाइन कर दी। तो उस बात में शरद पवार को मोदी जी चाहते कि आप आ जाइए, और उस टाइम भी शरद पवार ने मीटिंग हुई, अमित शाह के साथ भी मीटिंग हुई। उसमें एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। शरद पवार अमित शाह की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद में अमित शाह ने कहा कि आप सत्ता में हमको सपोर्ट दीजिए, बैठ जाइए। लेकिन शरद पवार ने कहा पहले आप शिवसेना जो आपके साथ है, 2016 की चीज मैं बता रहा हूं कि शिवसेना आपके साथ है, उसको पहले आप बाहर निकालिए। अमित शाह ने उसको नकार दिया, बोले नहीं आप आ जाइए, शिवसेना ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। तो शरद पवार ने उस टाइम पे नहीं कहा। फिर बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, तो पूछा क्या हुआ एग्जैक्टली, शरद पवार नहीं क्यों बोल रहे। तो अमित शाह बोल रहे कि उनकी ये कंडीशन, पहले सेना को बाहर निकालो फिर हम आएंगे। बोले फिर क्या उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइम अमित शाह ने एक जवाब दिया था, शरद पवार एक चाणक्य है, वो ऐसी चीज कोई चीज बोलते नहीं है। तो हमको बोलते कि शिवसेना को बाहर निकालो, हम अकेले रहते तो उस टाइम में और बार्गेनिंग करते, सरकार भी गिरा सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम पहले आ जाओ, हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने उनको नकार दिया। 2019 में भी वो ये चीज हुई थी। मुझे ऐसे लगता है कि 2019 में भी जब शरद पवार को, एनसीपी को एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि सोनिया गांधी शिवसेना के साथ आएगी क्या, जो हिंदुत्व वाली विचारधारा वाली पार्टी है उनके साथ जाएगी क्या, इसलिए शरद पवार एक दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, वो ऑप्शन था बीजेपी का। उसके दो मायने हो सकते, एक सत्ते में आने का और दूसरा शिवसेना को ज्यादा दूर करने का। शिवसेना का जो नजदीक जा रही थी उसका, और उसमें इसमें और दरार क्रिएट करने का वो भी एक आइडिया हो सकता है शरद पवार को। इसलिए मातोश्री जब जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स प्रोमिनेंटली देवेंद्र फडणवीस फोन करते थे, उनके फोन उठाए नहीं जाते थे। उन्होंने खुद कबूल किया कि मेरे फोन उठाए नहीं जाते थे। तो फोन मुझे लगता है कि उठाए नहीं जाते थे, जिस तरीके से देना चाहिए था वो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अमित शाह उसी टाइम पे आ जाते मुंबई में और मातोश्री में चले जाते, बात बन सकती थी। लेकिन उसको भी उनको एक कॉन्फिडेंस, एक होप था कि ये नहीं आएंगे तो दूसरा एनसीपी अपने साथ आ जाएगी। तो वो भी एक मेरे ख्याल से वो अलग कॉन्फिडेंस शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। इसलिए दोनों चीज पे ये सब कंफ्यूजन हो गया। और मुझे इससे क्लियर चीज लगती है कि शरद पवार एक माहिर पॉलिटिशियन है, और देवेंद्र फडणवीस को एक चीटिंग हुआ। मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस को दो चीटिंग हुआ, जैसे शिवसेना ने भी चीट किया और एनसीपी ने भी चीट कर दिया। इसलिए उनका जो दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। इन्होंने, अच्छी बात है कि दर्द बाहर निकल रहे कहीं ना कहीं जरिए से, बहुत अच्छी चीज है इन टर्म्स ऑफ आदमी के हेल्थ के लिए। तो दर्द बाहर निकल रहे, जैसे जैसे टाइम मिलता है वो दर्द बाहर निकल रहे। लेकिन जब ये दर्द बाहर निकल रहे, दूसरा दर्द उनके दिल दिमाग में जा रहा है, वो एकनाथ शिंदे का। उनको बॉस करना पड़ रहा है उनके बेचारे को। जो आदमी सुपर एक सीएम, तो डोमिनेंट सीएम महाराष्ट्र का, अच्छी तरीके से उन्होंने 2014-19 में एक राज किया था। अब तो उनका बॉस बन गए। हाँ, अब जो आदमी को सीएम बनाने के, उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। सरकार गिराने के बाद में जिस तरीके से उनको ऐलान करना पड़ा था वो सीएम रहेंगे, खुद को पता नहीं था, परिवार को पता नहीं था, और बाकी लोगों को पता नहीं था। हमने सुना अजीत पवार ने किस तरीके से गिरीश महाजन को ये किया था कि आप लोग कैसे रो रहे थे, फुट फुट के रो रहे थे जब एकनाथ शिंदे के नाम सीएम के तौर पे ऐलान किया गया। तो मुझे लगता है कि जिस टाइम पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट न करना और आज 1 साल बाद वही आदमी को बॉस बोलना, ये मुझे ख्याल से बहुत ही लंबा सफर 1 साल का है। अंग्रेजी में एक चीज कहते, टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। मुझे ऐसे लगता है कि टाइम ने उनका दर्द भरने का शुरू किया है। दर्द भर रहा है कि दर्द ज्यादा हो रहा है, और डीप जो वुंड है वो ज्यादा जा रही का, ये भी देखने वाली चीज है आने वाले समय में। आपको याद होगा, आपको मैं एक में चीज कहता हूं, आपको याद होगा जब एकनाथ खड़से थे, उनके पास 11-15 पोर्टफोलियो थे, लेकिन जिस तरीके से उनके अगेंस्ट में कौन से डिपार्टमेंट में से, कौन से फ्लोर मंत्रालय के कौन से कैबिन से न्यूज आ रहे उनको भी पता नहीं चलता था। एकनाथ शिंदे आउट हो गए एकनाथ खड़से, तो उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस आज उनको बॉस बोल दिया, लेकिन अंदर के खामे में कुछ करेंगे क्या खड़से जैसा, ये भी देखने वाला सवाल है कि स्पेस के सामने अलग चीज, पर्दे के सामने अलग चीज। सुधीर, उनका दर्द तो शायद भर भी जाता, लेकिन ये टॉक शो देने के बाद तुमने जो
जख्म उनके ताजा किए हैं, उनको और भी दर्द होगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा। जितेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बहुत ही गहराई से एक एक दिन, एक एक घंटा किसकी इनके साथ में मीटिंग हुई, पर्दे पीछे की बात क्या, पर्दे के आगे की बात क्या, सारी बातें अपनी किताब में लिखी हैं। जितेंद्र दीक्षित जी, जिस तरह का ये बयान आया है देवेंद्र फडणवीस का, और जिस तरह से इस समय की परिस्थिति में वो है, उनका कहना है कि 3-4 दिन पहले ही शरद पवार ने उनसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता स्थापन करनी पड़ी, वरना वो एक्सपोज हो जाते। कौन से एक्सपोज हो जाते? देखो मयूर, यहाँ पर बात ऐसी है कि शरद पवार की जो इमेज इतने सालों में बनी है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक उनको सत्ता में रहना है, और सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी बात को गलत नहीं मानते अगर उनके पूरे सियासी करियर को देखा जाए। तो ऐसे में ये जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो ऊपरी तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल गलत नजर नहीं आती है। और जाहिर तौर पर जैसे कि अभी सुधीर भाऊ ने भी कहा कि जब ये सारा कुछ ड्रामा चल रहा था तो उस दौरान शरद पवार हालांकि चाहते थे कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस के मामले में कॉन्फिडेंट नहीं थे। और मैंने जब अपनी किताब लिखने के लिए कई सारे कांग्रेसी नेताओं से बात की, उन लोगों से बात की जो उस डेलीगेशन में शामिल होकर जाते थे वहां पे दिल्ली में सोनिया गांधी से बात करने के लिए, तो उनसे एक बात ये समझ में आई कि सोनिया तो बातचीत कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी जो है वो इस गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ थे। राहुल गांधी से इन लोगों ने मिलने का समय भी मांगा था और ये कहा था कि हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया था। तो शरद पवार ने ये बात बिल्कुल देखी कि अगर हम 3 पार्टियों की सरकार बनाने जाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस का जो समर्थन जरूरी है, वो मामला डाइसी लग रहा है और उसमें स्पष्टता नहीं है। सोनिया गांधी बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी जो है वो तैयार नहीं थे और वो इसके खिलाफ भी थे। एक तरह से ये भी खबर आई थी कि वो इस तरह के गठबंधन के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शरद पवार की ओर से एक झूला झुलाया जा रहा होगा, बीजेपी को सपने दिखाए जा रहे होंगे कि ठीक है, शिवसेना आपके साथ नहीं आती तो हमारे समर्थन से सरकार बन सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 23 नवंबर 2019 को जब सुबह सुबह अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ में शपथ ली, तो उस वक्त शरद पवार को भी झटका लगा था। जब उनके पास में खबर आई कि ऐसा हो रहा है, मतलब टीवी पर चलने से पहले ही उनके पास खबर आ गई थी, और जब उनके पास में ऐसी जानकारी मिली तो इस बार उनको ही गॉट ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ये बात बिल्कुल सही है। और बाद में हमारे माजा कट्टा में भी आए थे शरद पवार, हमारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने कई बार ये बात कही थी, कुछ एक बार कही थी कि देखिए, मुझे इस बात का अंदाजा था कि अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से बातचीत चल रही है, लेकिन वो इस तरह से जाकर के सीधे उनके साथ में शपथ ले लेंगे और इस तरह की बगावत हो जाएगी, ऐसा अंदेशा उनको नहीं था। तो उस सुबह जो है खुद हम सब जैसे चौंके थे, तो शरद पवार भी उसी तरह से उस सुबह चौंके जरूर थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का ये नैरेटिव सेट करना कि शरद पवार की जानकारी में सब कुछ हो रहा था और ये बात फाइनल हो गई थी कि उनके साथ में मिलकर सरकार बनाई जाएगी एनसीपी और बीजेपी की, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं मयूर। संजय शर्मा एक से एक फ्यू सेकंड लेता मैं। जितेंद्र जी ने जो बात कही कि हम सब चौके थे, जितेंद्र जी आपको याद होगा, आप सबको याद होगा कि मैं आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था 4-5 दिन पहले कि अजित पवार 30 और 40 एमएलए के साथ में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। 4 दिन पहले जब सुबह ये मैंने देखा था, बिल्कुल उससे हर जगह हड़कंप मच गया था। मुझे याद है मुझे दादर के बीजेपी ऑफिस में था और वहां पर किसी ने मुझे आपका ट्वीट दिखाया था और कहा था कि देखो सुधीर सोरेंसी ने इस तरह का, आपका कट्टा न्यूज था ना, वो जो न्यूज था, उस टाइम में कट्टा न्यूज काम करता था, तो उसमें वो मैंने बिल्कुल वो देखा था, आपने बिल्कुल उसका प्रेडिक्शन किया था और उस तरह से हुआ भी आगे। हाँ, तो उस टाइम पे एनसीपी के बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बोला था ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। जब हुआ वही लोग मुझे कांग्रेस बोलते हैं कि 4 दिन पहले तुझे मेहनत कैसे लगी, जो किसको भी नहीं पता थी। तो कभी कभी अपना चीज जो इंफॉर्मेशन है वो सही सोर्स की वजह से सही हो जाती है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी और एकदम सही साबित हुई। संजय शर्मा जी, अब आप यहाँ एक देख पा रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि एक सब्जी मंडी टाइप लग रहा है कि भाई जो सुधीर जी ने बताया, जितेंद्र दीक्षित जी ने बताया
कि चलिए केला ले लेते हैं, नहीं केला नहीं मिला तो चलिए अब जो है सेब ले लेते हैं, चलो सेब के भाव ज्यादा है तो चलो पेरू खरीद लेते हैं, अमरूद खरीदते हैं। ये क्या बात है? आप इतने बड़े नेटवर्क के संपादक हैं, जब इस तरह की बातें सामने आती है, रह रह के नेता का दर्द छलकता है और रह रह के पब्लिक के बीच में एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है कि सभी कोई एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। आप क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? देखिए, अगर आपको महाराष्ट्र की राजनीति के वो दिन समझने हैं तो निश्चित रूप से सुधीर भाई और जितेंद्र जी की किताब पढ़ लीजिए। काफी सारी तस्वीर तो सामने हो जाएगी कि पर्दे के पीछे से कहाँ से तलवार चलती है, कहाँ गले मिलते हैं और कहाँ गले मिलके छुरा मारती हैं। लेकिन इस समय सबकी निगाह फिर महाराष्ट्र पर लगी है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है, और जो लाइन कही जाती थी कि जो यूपी पे राज करेगा वो देश पे राज करेगा, अब उल्टा हो रहा है। इस समय लोग कह रहे हैं जो महाराष्ट्र पे राज करेगा वो देश पे राज करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र यूपी तो लगभग सेट सा ही है, 5-10 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के सितारे बुलंद भी हो सकते हैं और बीजेपी की नैया डूब भी सकती है। और शरद पवार के बारे में पूरे देश में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये बात सामने आती है कि वो वाकई में राजनीति के चाणक हैं। और जो देश के हालात चल रहे हैं, इतने प्रधानमंत्रियों की लाइन लग गई है इस दौर में कि ये भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, बीजेपी कम आ गई तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मुझे लग रहा है शरद पवार के मन में भी ऐसी इच्छाएं जगना कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में आते हैं तो सबके मकसद यही होता है कि किसी तरह हम देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाएं। और शरद पवार जिस तरह से एक बड़ी लॉबी के, व्यापारियों की बड़ी लॉबी के, शुगर लॉबी के और देश के तमाम राजनेताओं से उनके संबंध हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को, प्रफुल्ल पटेल को आगे बढ़ा दिया, अजीत पवार को डाउन किया कि भाई जाके कर लो बैटिंग, तुम्हें जितनी बैटिंग करनी है, दिन भी महीने भी इतने नहीं बचे हैं। तो शरद पवार की राजनीति को समझना आसान नहीं है, और ये मैं मानता हूं, और अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं को भी समझना आसान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बीजेपी के लिए मेरी समझ में खतरनाक है। आप देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर रहे हैं, नितिन गडकरी का मुंह फूला हुआ है, कोई तीसरा विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है। आपकी सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि शरद पवार के घर में फूट हो जाए और उसका हम फायदा उठा लें। तो बीजेपी का जो अपनी ताकत है, अपनी हैसियत है, अपनी हिम्मत है, जो शिवसेना को तोड़ के लाई, वो तो मुझे तो यहाँ रह के नजर नहीं आ रही है कि एकनाथ शिंदे इतने ज्यादा ताकतवर हों। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि सहानुभूति जो है वो दिन पर दिन, जितने दिन बीत रहे हैं, उद्धव की तरफ ज्यादा हो रही है। जो ओरिजिनल शिव सैनिक है, मुझे लगता है कि वो उद्धव की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। तो अब राजनीति के और जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर शरद पवार के लिए बड़ा जरूरी है कि अजीत पवार अगर कोई फैसला करते हैं तो वो उनको अपने भतीजे को मात दे के दिखाएं, वरना ये हो जाएगा कि जिंदगी में सबको मात देते रहे और अपने घर में मात खा गए। तो महाराष्ट्र की राजनीति इस समय देश की राजनीति का सबसे प्रमुख कारक बनी हुई है, और आप तीनों लोग महाराष्ट्र की राजनीति को पल पल जानते हैं, हथेली की तरह जानते हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बात सही है, पूरे देश के लोगों को निगाहें महाराष्ट्र पर लगी हुई हैं। और जितेंद्र जी और सुधीर जी एक्सपर्ट हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, मयूर जी आपने बहुत साल काम किया है, तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पे तोला और कहाँ पे पाओ और क्या खेल चल रहा है। लेकिन हाँ, दूर बैठे लोग ये महाराष्ट्र को जानना जरूर चाहते हैं। जी जितेंद्र भैया। मैं सुधीर भाई से थोड़ा इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं। सुधीर भाई को क्या लगता है कि भाई आखिर एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने के पीछे की क्या मतलब रणनीति रही बीजेपी की? आपका क्या मानना है? देखो, आपको क्लियर याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की आइडियोलॉजी एक सेम है, हिंदुत्व की, कि एक ही थाली, दो आदमी है और एक ही थाली पे नजर है, तो कौन चाहेगा दूसरा आदमी मेरे साथ शेयर करे। तो शिवसेना के जो हिंदुत्व की थाली है वो अकेले दबोचना चाहते हैं, ये पहली बात। आपने गोवा में देखा होगा, गोमंतक एक पार्टी है, वहां की सबसे बड़ा पार्टी है, रीजनल पार्टी था, तो उनका एक डोमिनेंस था। तो उनके सारे उन्होंने गोवा एंट्री की, जैसे शिवसेना के सारे महाराष्ट्र में एंट्री की। वो पार्टी की हालत क्या है अब गोवा में? 2 ही सीटें। वो पार्टी की हालत क्या है? 2 ही सीटें। अभी वही मुझे लगता है कि वही सिचुएशन, वही सब चीजें वो शिवसेना के साथ करना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के जो लीडरशिप है उद्धव ठाकरे, तो उनको भनक लग गई। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिए गए थे शिवसेना के जो ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट में बीजेपी ने, तो उनको पता चल गया हमको
जिताने से ज्यादा उनको गिराने में ज्यादा लगी है बीजेपी। तो उनको ठाकरे माइनस शिवसेना करना था, उनको धनुष्यबाण माइनस शिवसेना करना था, उनको शिवसेना को डिफंक्ट ही बनाना है। आज एकनाथ शिंदे को रियल शिवसेना दिया गया है, लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उनको ही पता है शिवसेना की जो लेगेसी वो बहुत बड़ा शू है, उस शू में पाव रखना, बाला साहब ठाकरे के शू में पाव रखना वो बहुत बड़ी चीज है। वो उद्धव ठाकरे ने उन्होंने वो शू में पाव नहीं रखा है, उन्होंने खुद अपना एक दूसरा शू निर्माण किया है। जैसे बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अलग चीज है। उद्धव ठाकरे वो उनके जो दादा है प्रबोधनकार ठाकरे, जो हमेशा इंक्लूसिव हिंदुत्व की बात करते थे, वो जो फैनेटिक हिंदुत्व, कम्युनल हिंदुत्व, वो कभी बात नहीं करते थे। उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे वो हमेशा हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन को साथ मिलाने की बात करते थे। इसलिए उद्धव ठाकरे कहते मैं शेंडी और जानवे के हिंदुत्व नहीं चाहता, मुझे हर समूह, हर तबका मेरे साथ रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा ये सरकार आने के बाद में सबसे ज्यादा खुश कौन सी कम्युनिटी महाराष्ट्र में थी? मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि एक भी दंगा, एक भी फसाद महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। जब यूपी के मुसलमान महाराष्ट्र में आते थे कुछ ये 1 साल पहले, तो सबसे खुश होते थे, अरे इतना अच्छा माहौल आप लोग इधर है, हम किस तरह से उधर झेलते हैं बुलडोजर बाबा को। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने उनकी जो राजनीति है अलग तरह से डिफाइन की है। आपको याद होगा असेंबली सेशन था नागपुर में, वहां पे उन्होंने एक चीज कही थी, बहुत बड़ी चीज की थी, हमने बहुत गलती की, हमने एक मायोपिक विचारधारा को लेकर राजनीति की, उससे उनका पार्टी बड़ी नहीं, पार्टी का सीमित रही, मुंबई और कोंकण में सीमित रही, पार्टी बड़ी नहीं। उद्धव ठाकरे के लीडरशिप से सबसे ज्यादा जगह सीट्स मेरे ख्याल से शिवसेना को आए, 63 सीट्स 2014 में। बाला साहब ठाकरे के टाइम में भी इतने सीट कभी शिवसेना के नहीं आए। हाँ, तो ये उद्धव ठाकरे का भी सक्सेस है। जिस तरीके से वो अलग सेकंड जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो नहीं चाहते कि ऐसे कम्युनिस्ट, कम्युनल पॉलिटिक्स और फाइनेटिक्स पॉलिटिक्स चले। देखो हम सब हिंदू है, हिंदू रिलीजन बिल्कुल है, लेकिन सब हिंदू फैनेटिक्स नहीं है, सब हिंदू फैनेटिक्स नहीं है। देखो सुधीर भाई, इसका मतलब क्या, मतलब हम आगे चल के लगाएं, आप जैसे बोल रहे हैं, तो क्या ये संभावना बड़ी प्रबल है कि एकनाथ शिंदे कल को जाकर या उनके समर्थक जो है बीजेपी में ही शामिल हो जाएं? ये रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो उनके बेटे की सीट पे दावा कर रहे, कल्याण डोंबिवली पे दावा कर रहे, जिस तरीके से उनको बेटे को ह्यूमिलेट किया कर रहे, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुटों के सीटों पे दावा कर रहे, तो मुझे लगता है ये चीज अभी इमीडिएट नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी को सख्त जरूरत है अभी रीजनल पार्टीज की। जिस तरह से पटना में अपोजिशन की मीटिंग हुई, ये तो अंग्रेजी में बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, और उनको जो लोग नहीं आने वाले तो वो भी लोग आए, शिमला की मीटिंग भी फिक्स हो गई। तो मुझे लगता है कर्नाटक ने एक दिखा दिया मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व काफी नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। जब तक तुम्हारा ग्राउंड नेटवर्क अच्छा नहीं है, जब तक तुम्हारा लोग साथ में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है विदेश में आते आते मोदी जी ने पहली रैली भोपाल में एक बूथ लेवल की रैली को संबोधन किया। उनको पता ये इंपॉर्टेंट है, उनको पता है। अगर हम क्षेत्रीय राजनीति की, महाराष्ट्र की बात करें, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को साथ लेने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी के पास में कोई स्ट्रांग मराठा फेस नहीं है। आप देखिए, कोई इतना बड़ा मराठा फेस कौन सा है? कोई नहीं है इस तरह का, इतना एग्रेसिव, या जिसका नेटवर्क हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास जो है रिसोर्सेस हो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पर लैग कर रही है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है उनके लिए एक औजार बन के आ सकते हैं। नहीं, उसमें भी तो एक पॉजिटिविटी देखो, देवेंद्र फडणवीस में लीडरशिप में 2014 में इलेक्शन लड़ाया गया, 120 सीट आई थी, बाद में 2019 में 125 सीट आई। तो देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप एज अ ब्राह्मण, he has a limitation that we have to accept against the Sharad Pawar when it comes to the Maratha stature, Bahujan stature leader। तो उनको अमित शाह ने उनको 10 साल दे दिया, मोदी ने 10 साल दिया, भाई 10 साल खेलो, तुमको करना है। लेकिन 10 साल में वो जिस तरीके से नॉर्थ बेल्ट में, यूपी में, राजस्थान में जो सीएम्स लोग रहते हैं, वो एक सिंगल हैंडेडली पावर में आते हैं, पावर में लाते हैं पार्टी को, देवेंद्र फडणवीस कर नहीं पाते, इसलिए उनको डिमोशन कर दिया। इसलिए उन्होंने आज शिंदे को अपना बॉस कबूल कर लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, सुधीर मैं सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा, सुधीर आपसे भी पूछना चाहूंगा, जितेंद्र दीक्षित जी आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट अभी भी अनक्लियर है, वो स्टेटमेंट इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने यह दिया है कि लगभग शपथ विधि के 3-4 दिन पहले ही
शरद पवार इन्होंने अपने आप को पूरी प्रक्रिया से बाहर कर लिया था, और उसके बाद आगे चलते हुए देवेंद्र फडणवीस ये बताते हैं कि हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हमें शपथ लेनी ही पड़ेगी, वरना हम एक्सपोज हो जाते, और मेरा चाहे कुछ नुकसान होता ना हो, लेकिन अजीत पवार जरूर इस मामले में फंसते। ये बात कहीं समझ में नहीं आ रही है भैया। अगर अभी देखिए संजय राउत ने तुरंत रिएक्शन दे दिया कि ये मैं इस पूरी बात का एक ही सेंटेंस में बताता हूं कि हमको जम गया, आपको जमा नहीं। वेरी सिंपल, सिंगल लाइनर आंसर। द पॉइंट विच कम्स इज, जो यहाँ पे सबसे बड़ा है, मैं आप दोनों से एक के बाद एक करके जवाब जानना चाहूंगा। पहले सुधीर जी आपसे, कि हमें ये बताइए कि आखिर अजीत पवार फंस कैसे जाते? सरकार नहीं बनती, शरद पवार इंटरेस्टेड नहीं थे, 4 दिन बाकी थी, सत्ता की भूख ऐसी कौन सी थी कि आपको शपथ लेना ही पड़ा? देखो, देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम एक्सपोज होते हैं, सही बात है। जिस तरीके से 2019 के रिजल्ट आने के बाद में शरद पवार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप माइन्यूटली देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमको मैंडेट मिला नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। एक बार नहीं कहा, उन्होंने 10 बार कहा कि जब शरद पवार ने ये चीज दोहराने की ये प्रयास किया, तब मैं उस दिन समझ गया कि एनसीपी पावर में आने वाली है। शरद पवार की कहती जो आज ये चीज बोलते हैं उसके अगेंस्ट में 100% होता है। तो उसी दिन मुझे भनक लग गई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर से, बहुत बड़ी चीज होने वाली है। तो वो अमित शाह को चैलेंज कर रहे थे कि उन्होंने कहा था, एक मुझे आज भी याद है, वो चेकमेट में मैंने वो दर्ज भी किया है कि मैंने देखा है अमित शाह बहुत माहिर है सरकार गिराने में और सरकार बनाने में। मैं महाराष्ट्र में उनका स्किल देखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से वो सरकार बना सकते हैं। तो आई एम रीगरली वेटिंग फॉर अमित शाह स्किल। तो उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिया था अमित शाह को, इसलिए वो सरकार, वो 80 घंटे की सरकार नहीं बना पाते, तो एक चैलेंज एटलीस्ट उन्होंने, उसके पास कुछ तो है भाई, हमने कुछ प्रयास किया था 80 घंटे का, वो सरकार नहीं बन जाती। तो शरद पवार का चैलेंज खुला था कि अमित शाह कुछ नहीं कर पाए, वो ओपन चैलेंज था। तो मुझे लगता है वो कुछ तो भी दिखाने के लिए उन्होंने वो प्रयास किया। दूसरी बात, अजीत पवार का जो स्क्रिप्ट की एक बात कहता, शरद पवार हमेशा एनसीपी में कहते हैं कि हमेशा शरद पवार अपने भतीजे को आधी स्क्रिप्ट देते हैं, आधी स्क्रिप्ट अपने पास रखते हैं, उनको वो आधी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जब स्क्रिप्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद में क्या करना वो सिर्फ शरद पवार को पता रहता है। वो चले गए, लेकिन उसके बाद में क्या करना वो शरद पवार को पता था कि किस तरह से वापस आना है। जितेंद्र दीक्षित जी, आप क्या कहेंगे? यही सवाल, आपकी क्या कमेंट है? देखो, जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि शरद पवार की जो है जरूर मतलब उन्होंने इस तरह की आशाएं बंधवाई होंगी बीजेपी को कि हम आपके साथ आ सकते हैं, इस बात के मद्देनजर कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार में साथ में नहीं आएगी। लेकिन जो फाइनली जो हुआ उसको लेकर जो है शरद पवार खुद जो है चौंके हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें अजीत पवार का जो है कोई लॉस नहीं हुआ। आप देखिए उन 3-4 दिनों में जो अजीत पवार के ऊपर केसेस थे, एंटी करप्शन ब्यूरो में परमवीर सिंह थे, आपको याद होगा क्या किया था उन्होंने। तो इस पूरे उसमें फर्स्ट क्लीन चिट अजीत पवार को उस पूरे कांड से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उनका फायदा ही हुआ। एक तो उनको क्लीन चिट मिल गई बीजेपी के साथ जाने के बाद एंटी करप्शन वाले मामले से, नंबर 1। उसके बाद वो वापस से ससम्मान एनसीपी में आ गए, फिर से उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया, जो उनकी हैसियत थी वो वापस आ गई। क्या हुआ उनके साथ में? अल्टीमेटली अजीत पवार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब ये देखिए, अब जहां तक का इस बात का जो देवेंद्र फडणवीस जो बातें बोल रहे हैं, मुझे इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति नजर आती है, और वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बात देखनी चाहिए कि नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार की जानकारी में सारा कुछ था और शरद पवार ने इस तरह से दगाबाजी की, और ये सारा कुछ देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं अब आगे की राजनीति को देखते हुए। संजय शर्मा जी, हाँ जितेंद्र जी, आपको याद होगा जब शरद पवार ऐसी चाल करते हैं तो महाराष्ट्र लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पवार साहब ने उसको फंसा दिया, पवार साहब ने उसको चेकमेट कर दिया। तो लोग अलग तरीके से, एक्चुअली देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से, इससे मुझे लगता है उनका वो इमेच्योर ज्यादा दिखा रही है चीज बोल के, बिकॉज ये पर्दे के पीछे चीज रहती है, चीज कभी बाहर नहीं आती। वो हमेशा मुझे लगता है कि ये है ना, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार की विश्वसनीयता को
उसको डेंट करने के लिए, मतलब जो राजनीति में उनको तो मालूम है शरद पवार की कैसी क्या इमेज या विश्वसनीय, लेकिन उस चीज को आने वाली वक्त की राजनीति जो उठापटक होने वाली है उसको देखते हुए वो होल करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीपी के कार्यक्रम में। मेरा ऐसा मानना है, ये नैरेटिव उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया है। संजय शर्मा जी, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है इस चर्चा का जो लबोलुआब बन रहा है वो ये बन रहा है कि इस गेम के अल्टीमेट विनर जो है वो शरद पवार है, चाणक्य है। अजीत पवार, इनके ऊपर से सारे चार्जेस हट गए, सारे केसेस से वो साफ हो गए। जो उनके सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेंबर हैं वो सारे झमेलों में से बाहर आ गए। जिन डोर से वो बंधे हुए थे वो सारी डोर कट गई। फिर वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद अब ग्रांड अलायंस में भी बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका निभा रहे हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ड्राइविंग सीट पर दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, महाराष्ट्र नहीं, वो देश की ड्राइविंग सीट पर दिख रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने हमला किया अडानी पर और फिर अडानी जी उनसे बंद कमरे में बैठे और उन्होंने एक झटके में कांग्रेस के अभियान की हवा निकाल दी कि भाई ये इस तरह हमले उचित नहीं है। और कर्नाटक में कांग्रेस ने अडानी का नाम भी नहीं लिया। अडानी के साथ बंद कमरों में मीटिंग होती है, पूरे कांग्रेस चुप हो जाती है और इस एक हर स्टेप में उन्होंने जीत हासिल करी है। आज तक किस्सों में होता है कि ईडी ने नोटिस दिया तो वो बारिश में निकल पड़े और जब शरद पवार निकले तो बंबई में तूफान आ जाएगा। आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो शरद पवार को पिछले सारे घटनाक्रम में कहीं कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि ये मैसेज गया पूरे देश में कि महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के बिना की नहीं जा सकती, किंग मेकर हैं वो। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये धारणा है या नहीं है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम धारणा ये है कि शरद पवार कभी भी चीजों को पलट सकते हैं, कभी भी चीजों को अपने मनमाफिक शतरंज की चौसर पे दांव चल सकते हैं। तो ये चीजें किसी नेता के बड़े पक्ष में जाती है कि उसके बारे में ये धारणा बन जाए कि ये वो नेता है जो कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में स्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि कम से कम शरद पवार अपनी ये छवि बनाने में पूरे देश में कामयाब हो गए हैं और थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट जो भी बन रहा है शरद पवार के बिना उसकी कल्पना की नहीं जा सकती। तो शरद पवार की राजनीति पिछले कुछ सालों में परवान पर चढ़ी है। मुझे लगता नहीं है कि उसका ढलान अभी भी कहीं नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, आप इस शो में आए। सुधीर सूर्यवंशी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जितेंद्र दीक्षित जी, आपने एक बढ़िया एनालिसिस किया। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर कोई व्यक्ति अगले आधे घंटे या 1 घंटे में सब कुछ समझना चाहता है तो अगर ये शो देख लेगा तो उसे बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। इस राजनीति के साथ में जुड़े हुए जितने भी प्रकांड पंडित हैं वो इस शो में जुड़े थे। संजय शर्मा संपादक 4 PM भी मौजूद थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे आफ्टर शॉक्स जारी हैं, लेकिन आखिरकार अंत में क्या होने जा रहा है? महाराष्ट्र की आज वो दिन है जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। 30 जून वो दिन आएगा जब एकनाथ शिंदे जो हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में महानगर पालिका के चुनाव आएंगे और ये सारी की सारी बातें बहुत ही अहम होगी, इंपॉर्टेंट होगी और मतदाता इससे अपना रुझान जो है वो बनाएंगे। आप सभी को इस शो में आए और अपना नॉलेज शेयर किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की डिबेट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र और बेल बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।